नमस्ते बच्चों। देखो कल अपन देख रहे थे साइक्लोएल्केनी रासायनिक अभिक्रियाएं, 4 रिएक्शन मैंने शायद करवा दी थी। उसी क्रम में आज अपन अगली रिएक्शन लेके चलते हैं, जल के साथ योग या जलयोजन। इससे पहले भी अपन ने देख ली कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो एड होता था, वो 3 रिएक्शन देखी थी अपन ने। एक तो डायरेक्ट वाटर का एडिशन करवा रहे थे अपन, एक हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया पड़ी थी, एक ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया पड़ी थी। तो तीनों रिएक्शन यहाँ भी पढ़ेंगे। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर रिएक्शन ले रहा हूँ, पहले जल के साथ योग या जल योजन। तो सबसे पहले अपन इस रिएक्शन को देखेंगे। तो ये बोला जाता है कि तनु H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ पे एक जल के अणु का योग हो जाता है, H2O इन प्रेजेंस ऑफ, अपन बोलते हैं अम्लीय माध्यम में, वहाँ पर भी मैंने करवाया था, मैकेनिज्म लिखवा दी थी इसकी कि सबसे पहले H+ आता है, वो जुड़ जाता है, फिर कार्बोकेटाइन बनता है, फिर OH2 का अटैक करवाते थे अपन। इस तरह से यहाँ पर भी एड हो जाएगा। तो एक तरफ H और एक तरफ OH। अब आप लोगों को ये पता ही है कि जब अनसिमेट्रिकल हो तो कैसे कैसे H और OH लगाना है, ये बात आप लोग जानते हो। तो ये बन गया अपना साइक्लोहेक्सिन से साइक्लोहेक्सिनॉल। ये अपना क्या था, साइक्लोहेक्सिन है। ये साइक्लोहेक्सिन से क्या बन गया भाई, साइक्लोहेक्सिनॉल बन गया ना, साइक्लोहेक्सिनॉल। ये लो। अब अगली रिएक्शन देखो इसी क्रम में क्या है, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, ये 5वें नंबर की रिएक्शन थी। अगली रिएक्शन देखो भाई, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। उसमें क्या होता था, बोरोन वहां जहां भीड़ कम, यही तो बताया था ना, 2 स्टेप में रिएक्शन होती थी। पहले स्टेप में क्या होता था, बोरोन जुड़ता था और ट्राइएल्किल बोरेन बनता था। ऑक्सीकरण करवाने पर अपन ट्राइएल्कोक्सी बोरेन बनाते थे। ये आप लोगों को अच्छे से पता है, ट्राइएल्कोक्सी बोरेन बनता था। फिर ट्राइएल्कोक्सी बोरेन का अपन क्या करवाते थे, लास्ट में हाइड्रोलाइसिस करवा देते थे, जिससे वो जलापघटन होकर प्रोडक्ट बन जाता था। वैसी रिएक्शन हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखो इसमें ये बोला जाता है कि साइक्लोएल्किन होती है वो डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया। देखो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ये लो, पहला अपन लिखते थे B2H6 या THF। इसमें H और BH2 जुड़ जाता था, BH2 और H, और आगे ये हाइड्रोलाइसिस हो जाती थी इन बेसिक मीडियम H2O2 और OH-, इस तरह से। और अपन बोल रहे थे कि बोरोन जहां से अड़ता वहां पे आके क्या लग जाता है, OH। तो एक तरह से वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है एक तरह से यहाँ पे। अगर इसका प्रोडक्ट बनाना हो तुमको, तो कहाँ लगाओगे, बोरोन वहां जहां भीड़ कम, तो बोरोन ऊपर की साइड लगेगा। और जहां बोरोन लगता है, मैं डायरेक्ट रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म कर रहा हूं, यहां तो OH लग जाएगा और यहां पे H लग जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन खत्म हो जाती है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये। अब अगली रिएक्शन देखो, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, OMDM। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को देखो बच्चों, मैं ना, मेरा टारगेट ये है, आप लोग देखो चाहे मत देखो, इस यूनिट को करवाऊंगा। इसके बाद अगली यूनिट भी मैं यहाँ तक पूरी करवा दूंगा। मैं 10-15 दिन घर पे हूँ, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोट्स वगैरह है इसमें मिल जाते हैं आप लोगों को। नोट्स जहाँ तक है, नोट्सों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नोट्स तो कहीं से मिल जाती, बुक्स में से भी पढ़ सकते हो आप लोग। बस बात ये होती है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग पढ़ रहे हो, वरना बुक्स सबके पास होती है, ऐसे पढ़ने का मन नहीं करता। कॉन्सेप्ट जो भी कोई बात समझ में नहीं आए, आप लोग कमेंट्स करके या डायरेक्टली कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इधर अब अगली रिएक्शन अपनी है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। इसको अपन बोलते हैं OMDM। देखो यहाँ पे CH3 + H2O, ये मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर मॉलिक्यूल। हेड गैस होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि सबसे पहले
हाइड्रोक्सी मरकरी यौगिक बनता है, और हाइड्रोक्सो मरकरी यौगिक जो बनता है उसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देते थे। तो सबसे पहले जो मरकरी जुड़ता है उसको तो अपन बोलते थे ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, और जब मरकरी निकल जाता है उसको अपन क्या बोलते थे, विमर्क्यूरीकरण। तो ये जो अभी क्रिया इस तरह से संपन्न होगी, यहाँ पर देखो CH3 लगा हुआ है, तो आप लोगों को देखना है कि ये अटैक कहाँ करेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो कि इस बंद के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये जो मरकरी धातु होती है इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है। तो एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है ये, देखा जाए तो मर्क्यूरी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाना, पहले स्टेप के अंदर अपन ने वहाँ साइक्लोमर्क्यूरी आयन बनाया था, फिर अटैक करवाते थे, ये तो आप लोग को पता होगा ही सही है ना, वाटर का अटैक करवाते जिससे OH आके जुड़ जाता था। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा इसमें तो ठीक है, और प्रोडक्ट उल्टा होता है इसमें, जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता है उससे जस्ट उल्टा होता है इसमें, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो OH लग गया और यहाँ पे लग गया HgOCO(CH3). तो इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। यहाँ तक का जो स्टेप होता है इसको अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण बोलते हैं। इसके बाद में सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, देखो यहाँ से CH3COOH निकलता ही है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा इसका रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर HgOCO(CH3) की जगह आके क्या जुड़ जाता है, H जुड़ जाता है यहाँ पे, बेसिक मीडियम में होती है ना। तो यहाँ पर देखो बनने वाला प्रोडक्ट ये लो, ये अपना प्रोडक्ट बन गया इसमें। तो देखो यहाँ पे H और OH, वहां पर अपन बोलते थे बोरोन वहां जहां बीड कम, एक तरह से इसका एडिशन देखोगे ना आप तो ये मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है, और ऊपर वाला मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होता है, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है वहां पे, ठीक है। तो ये अपनी हो गई ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। अब अगली रिएक्शन और है वो भी देख लो इसके अंदर, कार्बिन का योग। क्या है अगली रिएक्शन, मिटा देता हूं बेटा इसको मैं, है ना। कार्बिन का योग, देखो कार्बिन का योग अपन ने शायद पहले भी पढ़ा था, इंसर्शन ऑफ एल्किन अपन बोलते थे, और जिससे अपन क्या बना सकते थे, देखो इधर कार्बिन का योग करके एक साइक्लिक यौगिक बनाते हैं अपन, एडिशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन का योग। देखो कार्बिन बनाने की मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले। तो अपन जब कार्बिन पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट में, तो वहां पर मैंने कार्बिन बनाने के मेथड बताए थे। तो कभी कभी क्या होता है आपको पहचानना होता है कि इसमें दो रिएक्टेंट दे रखे हैं, जैसे एल्किन दे रखा और एक ऐसा रिएक्टेंट दे दिया उसने जिससे कार्बिन बन रहा होगा, वो आगे जाके कार्बिन बनाएगा और फिर आपस में रिएक्शन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा कार्बिन का योग। तो देखो यहाँ पर अभी तो क्या मैं डायरेक्ट कार्बिन बना के दूंगा तुम लोगों को, जैसे ये है एल्किन है, ये तुम्हारी कार्बिन है, सिंगलेट ट्रिपलेट वगैरह सब पता है आप लोगों को, और ये इलेक्ट्रोफाइल होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है, और इसमें डायरेक्ट ये योग हो गया, सॉरी ये का समपक्ष योग होता है ये चक्रीय यौगिक बन गया। अब हो सकता है इस तरह से रिएक्शन दे दे भाई, ये CH2N2 UV लाइट। और आपको पता है ना डाईएजोमेथेन के विघटन से कार्बिन बनती थी, तो इसमें भी क्या बनेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा सेम। तो याद रखना ये यहां पर अपन को पता है फिर रेडिकल बनता है, एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं। इसकी शायद मैकेनिज्म भी बताई थी मैंने, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन बताया होगा, वहां पर जरूर बताया होगा ये। जैसे इसमें एक रिएक्शन और दे रखी है, CHCl3 से भी अपन ने पता हो तो कार्बन बनाई थी CHCl3, और ये बेस है ना भाई CH3 का होल थ्राइज COK+, बेस था ये। और इस बेस से यहाँ पर देखो आप लोगों को पता है कार्बन बनती है, और यहाँ पर कौन सी कार्बन बनेगी, CCl2, ये वाली कार्बन बनेगी। इस तरह से यहाँ पर कार्बन का योग हो जाता है।
एक दो रिएक्शन और है वो भी देख लो। देखो अगली रिएक्शन, देखो अगली रिएक्शन है यहाँ पे थायोसाइनोजन का योग। ये बोला जाता है जो थायोसाइनोजन होता है ना, HCN का योग होता है, और ये जो योग होता है वो ट्रांस एडिशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? ट्रांस एडिशन। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है, बस इसमें याद क्या रखना है कि इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है ना वो ट्रांस योग होता है। देखो यहाँ पे ट्रांस योग होता है, बस ट्रांस योग। ये याद रखना कि जहां पर H2CN दे दे तो यहां पर जो एडिशन है ना वो ट्रांस होता है। जैसे अपन ने सबसे पहले देखा हाइड्रोजन का योग करवाया, वो कैसा हुआ था? सिस। उसके बाद अपन ने जो हेलोजिनेशन करवाया था, मतलब ब्रोमीन जोड़ा था अपन ने, या हेलोजनों का जो योग होता था वो ट्रांस एडिशन होता था, क्योंकि वहां पर साइक्लोहेलोनियम आयन बनता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर भी वैसे ही प्रोडक्ट बनता है। तो ये याद रखना ट्रांस योग होता है इसमें। अब अगला है बेंजीन के साथ योग। ये बोला जाता है कि बेंजीन जो होती है उसके साथ एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया कर लेती है भाई, बेंजीन के साथ योग। देखो ये बेंजीन है, किसी भी कार्बन पे जुड़ती है, मान लो ये, तो सब जगह हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो कहीं पर भी ये जुड़ जाएगी मान लो, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, और जो H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा ना, ये ऐसे देखो, सुनो, H माइनस के रूप में निकलेगा, सॉरी, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये स्प्रेड हो जाएगी इस कार्बन पे, और यहाँ ये H माइनस के रूप में वहाँ आके लग जाएगा, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन बन जाएगा। इससे इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट बन जाता है बेंजीन के साथ योग, और इसको अपन बोलेंगे साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। साइक्लोहेक्सिल हेक्सिल बेंजीन। ये हो गया साहब। तो ये अपनी योगात्मक अभिक्रियाएं थी। 10 रिएक्शंस बताई मैंने यहाँ पे आप लोगों को, जहां तक है योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर, और सब में अपन ने एल्किन में पड़ी हुई रिएक्शन है ये, है ना। जैसे बेंजीन का योग, साइक्लोहेक्स, ऊपर अपन ने थायोसाइनोजन का योग देखा था, कार्बन का योग देखा था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन देख ली, और क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर देखा था, और हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण देख लिया। इसके अलावा कल भी अपन ने देखा था हाइड्रोजन का योग देखा था, हेलोजनों का योग देखा था, हाइपोहेलस अम्लों का योग देखा था। तो सब रिएक्शन से एक बार आप लोग एक काम कर सकते हो, सबका नाम लिख के और उनके रिएक्टेंट लिख के प्रोडक्ट बना लो एक बार। बस याद रखना कि एडिशन कैसे होता है। मैक्सिमम अपन ये देख रहे हैं योगात्मक अभिक्रिया, और ये योगात्मक अभिक्रिया किस तरह से होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। अगर मैकेनिज्म की बात करें इनकी, सब जितनी भी रिएक्शन उन सब में क्रिया विधियों में होता क्या है कि पहला स्टेप और सेकंड स्टेप। पहले स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल पहचान जाओ आप लोग कि इलेक्ट्रोफाइल कौन बन रहा होगा और कैसे आके लगता है। सबकी मैकेनिज्म एक जैसी है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर का थोड़ा ध्यान रखना कि वहाँ पर HOCl ही होता है, वो मतलब HOX हो जाता है, और जो HOCl है ना हाइपोहेलस अम्ल, वो जो टूटेंगे वो टूटेंगे OH माइनस और X प्लस में, हेलोनियम आयन में। तो इससे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार आप लोग अटैक करवा के रिएक्शन का प्रोडक्ट बना लेना। और एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और OMDM का याद रखना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बस एक बात याद रखोगे, भीड़ बोरोन वहाँ जहाँ भीड़ कम, ये बात लिख के रख लेना। वहाँ पे कोई सी भी रिएक्शन हो, चाहे एल्किन की बात करें चाहे साइक्लो एल्किन की बात करें, बोरोन वहाँ जहाँ भीड़ कम। बट ऐसा नहीं है, कभी कभी अगर रिएक्टेंट दे रखा हो ना तो रिएक्टेंट को देख के प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ, उसके आधार पर अपने को प्रोडक्ट बनाना होता है यहाँ पर। तो ये सब की सब कौन सी थी, योगात्मक अभिक्रिया है। अब इसी क्रम में अपन अगली रिएक्शंस देखेंगे। मैंने बोला था कि 3 प्रकार की रिएक्शन देता है, योगात्मक अभिक्रिया देता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देता है, और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। तो योगात्मक अभिक्रिया अपन ने देख ली। योगात्मक अभिक्रिया के बाद अब अपन देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, और फिर उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। अब देखो इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की मैं बात करूं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में ये बोला जाता है कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो साइक्लो एल्किन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों की प्रकृति के आधार पर, ऑक्सीकारकों की प्रकृति के आधार पर
ऑक्सीकृत होकर भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद देते हैं। यहाँ पर अपन देखो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 द्वारा ऑक्सीकरण करवाएंगे, KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करवाएंगे, ओजोनी अपघटन करवाएंगे, और इसका हाइड्रो एसिटिक अम्ल या परबेंजोइक अम्ल द्वारा अपन यहाँ ऑक्सीकरण करवाएंगे। ये सब ऑक्सीडेशन अपन ने देख लिया। आप लोगों को पता होगा क्षारीय KMnO4 और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड द्वारा जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, समपक्ष डाइओल बनते हैं, है ना, समपक्ष डाइओल बनते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 द्वारा ऑक्सीकरण, OSO4 द्वारा ऑक्सीकरण, देखो यहाँ पे तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर इसका अपन यहाँ पर जल अपघटन करवा देते थे, और आप लोगों को पता है क्या बनता है, और इस प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते थे, OH, और जो OH लगता है वो सिस योग होता है यहाँ पे, है ना, सिस 1,2 डाइओल बनेगा भाई। सिस 1,2 डाइओल बनता है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करवाने पर। देखो यहाँ पर अगला प्रोडक्ट अगर अपन बात करें, इसका आप लोग बना के बता देना मुझे, है ना, क्या बनेगा, आप बताओगे ना क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब अगला देखो KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण, वो भी ऐसे कैसे ही होता है, KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण भी, इसका आप लोग बता ही दोगे, इसका आगे का मैं बता देता हूँ। सेकेंड है मेरा KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण, क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण, बेरविल रिएजेंट अपन ने बताया था वहाँ पर। तो ये बोला जाता है यहाँ पर भी वलय का जो होता है समपक्ष हाइड्रोक्सिलीकरण होता है, मतलब सिस 1,2 डाइओल बन जाता है भाई। देखो जो KMnO4 है ये टूटेगा, देखो भाई K+ और MnO4-। देखो इधर ये लो, वही अपन इसमें क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाने पर क्या बन जाता है, ये देखो इधर OH की बार ऐसे कर दें, कोई बात नहीं, तो इसमें भी क्या बनेगा, सिस डाइओल बन गया यहाँ पर भी बनने वाला प्रोडक्ट, प्लस H2MnO4। तो ये इस तरह से अपना सिस प्रोडक्ट बन जाता है अपना, सिस साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओल बोलते हैं इसको, है ना, सिस साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओल। साइक्लोहेक्सेन है ही सही, इसका नाम क्या बेटा, सिस साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओल। KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण हो गया। अब आगे देखो, देखो आगे मैंने क्या बोला था, दो प्रकार के रिएजेंट तो हो ही गए, सेम टू सेम वैसा ही है ये। अब इसके बाद में जो रोक रोक के देख लिया करो ना आप लोग, KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण हो गया। अब अपन करवा देंगे यहाँ पर, एक तो है ओजोनी अपघटन और एक है इसमें क्या बोलते हैं अपना परऑक्सी अम्लों द्वारा ऑक्सीकरण, परऑक्सी अम्ल, परऑक्सी अम्लों द्वारा ऑक्सीकरण। परऑक्सी अम्लों द्वारा ऑक्सीकरण करवाने पर देखो क्या बनेगा, ये तो आप लोगों ने देखा है भाई, परबेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में अपन ने एल्केन की रिएक्शन करवाई थी तो एपोक्साइड बनता था, और एपोक्साइड का आगे एसिड या बेस कैटलाइज्ड की उपस्थिति में जो एपोक्साइड रिंग होती है वो टूट जाती थी, और वहाँ पर भी अपना 1,2 डाइओल ही बन रहा था। और वहाँ पर जो डाइओल बनता था वो कैसा बनता था बेटा, अपना ट्रांस बनता था। देखो यहाँ पर ट्रांस अगर बनाना हो तो परऑक्सी अम्लों द्वारा इसका ऑक्सीकरण करवा देना, C6H5CO3H, ये पर एसिड है, परबेंजोइक अम्ल, ये एपोक्साइड बन गया भाई C6H5COH। अब ये बोला जाता है कि जो एपोक्साइड वलय बनी है ना, इस एपोक्साइड वलय का अगर अपन जल अपघटन करवा दें, साइक्लोएल्केन एपोक्साइड जो बना है अपना, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोएल्केन एपोक्साइड बन गया, साइक्लोहेक्सेन एपोक्साइड है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लोहेक्सेन एपोक्साइड।
इस साइक्लोहेक्सेन हिपोक्साइड का अगर अपन जल अपघटन करवा दें आगे तो क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट अपना अपन ने बोला था कि जैसे इसका जल अपघटन करवाते हैं अपन तो 1,2-डाइओल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, 1,2-डाइओल बन जाता है। और 1,2-डाइओल यहां पर जो बनेगा वो ट्रांस बनेगा, ध्यान देना भाई, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर आप लोगों को ट्रांस वाला बनाना हो तो अपघटन ये किससे बनाओगे, अगर 1,2-डाइओल बनाना, सिस बनाना तो KMnO4 के द्वारा और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के द्वारा हाइड्रोक्सिलेशन करवा दो। अगर ट्रांस बनाना तो ट्रांस बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, परऑक्सी अम्लों द्वारा ऑक्सीकरण करवाओ, क्योंकि परऑक्सी अम्लों द्वारा जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पहले इपॉक्साइड रिंग बनती है और उस इपॉक्साइड रिंग का अगर अपन आगे जल अपघटन करवाते हैं एसिड या बेस कैटालाइज की उपस्थिति में तो यहां पर क्या बन जाता बेटा, ट्रांस। ठीक है, याद रखना। अब ओजोनोलाइसिस की मैं बात कर रहा हूं, ओजोनी अपघटन की, एक बार देख लो, इसको उतार लो, है ना। वीडियो रुक जाता होगा ना आप लोगों का तो, क्योंकि लंबा बन जाएगा। क्लास में तो अपन टाइम देते थे, फिर यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। ओजोनी अपघटन, देखो ओजोनी अपघटन में भी क्या होता है, फोर्थ रिएक्शन है ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन में भी क्या होता है बेटा, ओजोनी अपघटन में क्या होता है, ये बोला जाता है कि जैसे अपना सेकेंडरी ओजोनोइड बनता था, पहले प्राइमरी ओजोनोइड, सेकेंडरी ओजोनोइड, तो मैं यहाँ सेकेंडरी ओजोनोइड बनाऊंगा। सेकेंडरी ओजोनोइड जिंक और एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित होकर आगे प्रोडक्ट देते देता है। तो देखो यहाँ पे ओजोन F4Fl बनाना ना, ये लो, ये लो, ये लो भाई, ये क्या बन गया, सेकेंडरी ओजोनोइड बन गया। और सेकेंडरी ओजोनोइड का, इसको द्वितीयक ओजोनोइड बोलते हैं ना, करना क्या था, इस वाले दोनों कार्बनों को हटा के यहाँ ऑक्सीजन बनाना है, 3 ऑक्सीजन तो लगाना है F4Fl की तरह। अब ये जो ओजोनोइड बना है ना, ये तो अपना हेक्सिन है और ये ओजोनोइड, और ओजोनोइड को ये सेकेंडरी ओजोनोइड होता है भाई। प्राइमरी वाला मैंने बता ही दिया कैसे बनता है ना, द्वितीयक ओजोनोइड। और इसका जिंक और एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में जब जल अपघटित करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो आप लोगों को पता ही है, अरे गलत कट गया भाई, इस तरह से कटता है। ये लो, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता अपना। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो गई। इसको अपन बोलते हैं हेक्सेन 1,6-डाई-एल। क्या बोलेंगे, हेक्सेन 1,6-डाई-एल, 1 और 6 पे है ना, डाई एल, अनुलग्न एल होता है ना एल्डिहाइड का, फॉर्मूला तो इसका पूर्वलग्न होता है और अनुलग्न क्या होता है, एल, तो इसको अपन ने बोल दिया हेक्सेन 1,6-डाई-एल। ठीक है बेटा, तो ये अपनी रिएक्शंस थी यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, एक उसको बता देता हूँ। वैसे अपन ने पढ़ ली है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कि जो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है ना, वो वाली रिएक्शन दे रखी है, तो ये हो ही गया। ठीक है, अब देखो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया और देख लो आप लोग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये बोला जाता है सूर्य के प्रकाश अथवा उच्च ताप पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में साइक्लोहेक्सेन, ये जो रिएक्शन पड़ी थी ना CCl4 विलियन में, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये वाली NBS के साथ रिएक्शन कर देती है। और ये ऑक्सीकरण नहीं भाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये थर्ड वाली एक रिएक्शन है ओनली प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, प्रतिस्थापन। ये बोला जाता है कि जो साइक्लोहेक्सिन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CCl4 विलियन में एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ अभिक्रिया करती है, तो अपन को पता है भले कि जो एलिलिक पोजीशन होती है, या अपन ने बोला था ना NBS, या तो सूर्य का प्रकाश या UV लाइट या CCl4, यहाँ पर एलिलिक प्रतिस्थापन हो जाता है। और एलिलिक प्रतिस्थापन किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, तो आप लोग को पता है सही, ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो अपन ने यहाँ पर सबसे पहले कौन सी देख ली, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देख ली, उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देख ली, और उससे पहले अपन ने योगात्मक अभिक्रियाएं देख ली। तो ये केमिकल रिएक्शंस पूरी हो गई। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसको जहाँ तक है इस वीडियो में तो जोड़ देता हूँ, मैं भी जोड़ ही देता हूँ, रुको 1 मिनट। एक टॉपिक और है इसके अंदर, केमिकल रिएक्शंस के बाद साइक्लोएल्किन का संरूपण, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्किन। तो देखो यहाँ पर संरूपण का मतलब क्या है, कन्फर्मर का मतलब आप लोगों को पता ही है कि बहुत कम एनर्जी के अंदर एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता था। अपन ने कन्फर्मर पढ़े थे, संरूपण यूनिट नंबर 2 के अंदर कन्फर्मर पढ़े थे अपन ने। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं साइक्लोएल्किन, मतलब साइक्लोहेक्सिन का संरूपण पढ़ना है अपन को। यहाँ पर किसका, साइक्लोएल्किन के अंदर साइक्लोहेक्सिन का कन्फर्मर पढ़ना है। आप लोगों को पता है साइक्लोएल्केन मतलब साइक्लोहेक्सेन,
दो फॉर्म में पाई जाती थी, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। अपन ने बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी थी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अंदर बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत ये बोलता था कि जितनी भी छोटी रिंग होती थी, जैसे साइक्लो एल्केन के अंदर अपन बात करें साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, वो जो छोटी रिंग होती थी उनमें स्ट्रेन ज्यादा होता था, तनाव ज्यादा होता था, या अपन बोल सकते थे विकृति ज्यादा होती थी। और जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ती जाती थी 5, 6 तो वहां पर क्या होता था, विकृति कम होती जाती थी, क्योंकि अपन को पता था कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो झुर्रीदार, वो पकड़ कुटित अवस्था में पाई जाती थी, इसकी वजह से वो अपने आप को अरेंज कर लेते थे। तो यहाँ पर भी यही बोला जाता है कि जो साइक्लोहेक्सिन होती है ना, साइक्लोहेक्सिन के अंदर भी अपन बोले या साइक्लोएल्केन में भी अपन बोले, तो साइक्लोएल्केन के अंदर साइक्लोप्रोपिन, साइक्लोब्यूटिन, वह जो रिंग होती है उनमें क्या स्ट्रेन होता है, तनाव युक्त विलय होती है। परंतु जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ती जाती है उनके अंदर स्ट्रेन कम होता जाता है। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा साइक्लोहेक्सिन की, कि जो साइक्लोहेक्सिन होती है, साइक्लोहेक्सिन के अंदर अपन देखो नोमेनक्लेचर कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो साइक्लोहेक्सिन है तो ये बोला जाता है ये हाफ चेयर के रूप में पाई जाती है, अर्ध कुर्सी के रूप में पाई जाती है, और एक अर्ध कुर्सी दूसरे अर्ध कुर्सी में बदलती रहती है। देखो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें दो रूप होते हैं हाफ चेयर के, जो कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होते रहते हैं। देखो आप लोग, जैसे मैं बोलूं इसको, ये है 1 2 कार्बन हो गया, अब ये तुम्हारा तीसरा कार्बन हो गया, तीसरे के बाद 4th नंबर का कार्बन, ये लो 4th नंबर का कार्बन हो गया है, और ये तुम्हारा 5th नंबर का कार्बन हो गया, और ये 6th नंबर का कार्बन। तो ये एक हाफ चेयर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? हाफ चेयर फॉर्म। आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी देखो, ये तुम्हारा कार्बन है 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर बाकी जगह सब जगह 2 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये बोला जाता है साइक्लोहेक्सेन के अंदर 1 2 3 व 6 कार्बन तो एक ही तल में उपस्थित रहते हैं, जबकि 4 व 5 एक जो कार्बन होता है वो तल के ऊपर और एक तल के नीचे स्थित होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो साइक्लोहेक्सेन की 2 फॉर्म है, ये 2 हाफ चेयर फॉर्म होती है जो आपस में एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होती रहती है। इंटरकन्वर्ट का मतलब क्या है कि इन पर जो लगे हाइड्रोजन है ना, उनकी बात कर रहे हैं कि 4 और 5 पे तो जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो एक्सियल और इक्वेटोरियल होते हैं। क्या होते हैं? अक्षीय और भूमध्यीय होते हैं। एक हाइड्रोजन कौन सा होता है? एक्सियल, और एक होता है इक्वेटोरियल। अब जब ये अक्षीय और भूमध्यीय होते हैं तो ये जैसे ही उधर की साइड जाएंगे तो एक्सियल वाला तो इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल वाला एक्सियल में बदल जाता है। एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि अक्षीय हाइड्रोजन है वो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अपना? अक्षीय तो हो जाएगा अपना भूमध्य में, और भूमध्य हो जाएगा अक्षीय के अंदर। तो देखो यहाँ पर ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, इसी तरह से ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल है। अब यहाँ पर ये बोला जाता है 3rd और 6 नंबर पे जो कार्बन लगे होते हैं ये आभासी इक्वेटोरियल और आभासी अपन बोल सकते हैं सूडो इक्वेटोरियल और सूडो एक्सियल बोल सकते हैं, मतलब लगते हैं पर होते नहीं है। तो इनको अपन यहां पर देखो, जो 4 और 5 नंबर का कार्बन है उस पर लगे हाइड्रोजन को तो मैंने ए और ई से दिखा दिया, जबकि यहां पर 1 और 3 पे जो हाइड्रोजन लगे हैं ना, इनको मैं ई और ए डैश से दिखाऊंगा भाई। किससे? ई और ए डैश से। अब यहां पर क्या होगा देखो, ये 1 2 3 4 5 और ये तुम्हारा 6, मतलब 2 हाफ चेयर के अंदर बदलते रहेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये चलता रहता है और इस तरह से अपना स्ट्रेन है वो ये कम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गए भाई। देखो यहां पे जो एक्सियल था वो तो इक्वेटोरियल हो गया, और जो इक्वेटोरियल था वो एक्सियल हो जाता है। यहां पर ए डैश कर देते हैं, यहां पे ई डैश कर देते हैं, और यहां पर भी है ना ई और ए था तो इसको अपन ए और ई कर देते हैं। तो यहां पर ये तो अक्षीय और भूमध्यीय हो गया, ये तो एक्सियल हो गया और ये भूमध्यीय हो गया, और इनको अपन क्या बोलते हैं? आभासी भूमध्यीय और आभासी अक्षीय बोलते हैं। तो इस तरह से यहां पर ये बोला जाता है जो साइक्लोहेक्सिन है वो एक हाफ चेयर से दूसरी हाफ चेयर में कन्वर्ट होती रहती है, जिसके अंदर 1 2 3 व 6 कार्बन तो एक ही तल में स्थित होते हैं, जबकि दूसरा कार्बन तल के ऊपर और तल के नीचे। जैसे इसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये है तो ये एक ही तल में हो गया, तो इस तरह से अपन मान सकते हैं, इस तरह से एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड। तो यहाँ पर जो सॉलिड लाइन है ना उसको तो अपन बोल सकते हैं कि तल के पीछे होगी, ये
सॉरी आगे की साइड, और जो वेज वाली जो डैश वाली लाइन है वो पीछे की साइड, ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये वाली, जैसे यहाँ पर ये 1 2 3, अब इसके बाद में देखो 1 2 3, अब ये नीचे आया है ना 4 नंबर का, तो 4 नंबर पीछे और 5 नंबर आगे, और 1 2 3 6 एक ही तल में स्थित होते हैं। अब इसमें दूसरे में भी एक ही तल में स्थित होंगे, परंतु जो 4 और 5 पे हाइड्रोजन जो लगे होते हैं वो जब इंटर कन्वर्ट होता है, कन्फर्मर का मतलब ही क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में, तो हाफ चेयर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। अब ये बोला जाता है कि जो साइक्लोहेक्सिन है वो साइक्लोहेक्सिन एक हाफ बोट, इसका हाफ बोट कन्फर्मेशन स्वरूपण भी संभव होता है, हाफ बोट भी। तो वो कैसे होता है, देखो इसमें एक बार दिखा देता हूं मैं, इसको बना लेना आप लोग, है ना, कि इसमें ये बोला जाता है साइक्लोहेक्सिन का एक हाफ बोट कन्फर्मेशन भी संभव है। वो इस तरह से होता है जिसके अंदर 1 2 3 और ये 6 नंबर का जो कार्बन है वो तो एक ही तल में स्थित होते हैं, जबकि 4 और 5 वो ऊपर की साइड, तल के ऊपर की साइड स्थित होते हैं। जबकि अपन इससे पहले देख रहे थे एक नीचे और एक ऊपर की साइड हो रहा था, जबकि यहां पर मैंने बोला कि ये एक ही तल में 1 2 3 6 तो एक ही तल में होते हैं, और इसमें इस तरह से उपस्थित होते हैं। ये हाफ बोट है, सॉरी हाँ अर्ध बोट है, ये अर्धनाव स्वरूपण है, इसका अर्धनाव स्वरूपण भी संभव है। ये इस तरह से रहती है जिसके अंदर 1 2 3 6 तो एक ही कार्बन, 1 2 3 6 तो एक ही तल में, और जो 4 और 5 नंबर का कार्बन है वो तल के ऊपर की साइड उपस्थित होता है। इस तरह से ये अर्धनाव स्वरूपण भी इसका संभव है। ठीक है, तो आप लोगों का है ना ये चैप्टर ना खत्म हो गया, साइक्लोहेक्सिन खत्म हो गई। इससे पहले साइक्लोएल्किन खत्म कर लिया अपन ने। अब आगे के 2 चैप्टर और बचे हैं, उनको भी मैं जल्दी खत्म करवा दूंगा, और इनके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाके देख लिया करो, मिल जाएंगे नोट्स, है ना। और कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप पूछते रहो। थैंक यू सो मच, ऐसे आप सपोर्ट करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।